रतनपुर गांव में राघव बहुत परेशान था। उसको समझ में नहीं आ रहा था कि वह आखिर करे भी तो क्या करे। इसी तरह से बहुत दिन बीत गए। मैं तुम्हारा पड़ोसी होने के नाते इतनी ही मदद कर सकता हूँ। तुम उस कंगन को बेचकर अपना काम चला लो। नहीं त्रिशव भैया, मैं कोई स्वार्थी व्यक्ति नहीं हूँ। मैं बस अभी मुसीबत में हूँ। लेकिन मैं भी इतना समझता हूँ, वह कंगन आपकी पत्नी की आखिरी निशानी है, जिससे आपकी सारी भावनाएं जुड़ी हुई हैं। इसलिए कोई बात नहीं, आप मुझे अभी 5,000 रुपए दे दो। बाद में बाकी के बचे हुए रुपए धीरे धीरे दे देना। मैं बहुत खुश नसीब हूँ कि मुझे आपके जैसा पड़ोसी मिला है। ना कहकर त्रिशव ने भैंस के 5,000 रुपए राघव को दे दिए और राघव भैंस के आधे दाम यानी 5,000 रुपए लेकर मुखिया के पास जाता है। मुखिया जी, अभी आप ये 5,000 रुपए ले लीजिए। बाकी के बचे 5,000 रुपए मैं आपको जल्द ही लौटा दूंगा। मैं और कुछ भी नहीं जानता राघव। मैं तुम्हें अब मात्र 3 दिन का समय और देता हूँ। बाकी के बचे हुए पैसे मुझे मिल जाने चाहिए। नहीं तो तुम अपना घर और जमीन हमेशा के लिए भूल जाना। दया करिए मालिक, मुझे कुछ और समय की और मोहलत दे दीजिए। मैं आपके रुपयों की जल्द ही इंतजाम कर दूंगा। दया ही कंगाली का कारण बनता है राघव। इसलिए मैंने दया करनी छोड़ दी है। मेरे बाकी के पैसे 3 दिन में मिल जाने चाहिए, वरना तुम। गृहस्थियों की जिम्मेदारी की वजह से मैं अपने दोस्त से 1 साल से नहीं मिला। इसके बहाने उससे कम से कम मिल तो लूंगा। और रही बात पैसों की,
जो हालत हमारी है और वही हालत बेचारे उसकी है, तो मैं उससे कैसे पैसे लूँगा। इतना मैं तो केवल अपने दोस्त हीरा लाल का पता पूछ रहा हूँ। पहले ये इसका घर था, क्या उसने आपको ये घर बेच दिया है? बस हम आपसे इतना ही पूछ रहे हैं। तू यहाँ से जाता है कि नहीं? राघव दुखी होकर वहाँ से चला गया, लेकिन उसके मन में अजीब अजीब ख्याल उठ रहे थे। मेरा वो दोस्त जिसके ऊपर मैं बहुत विश्वास करता हूँ, वो मेरे बचपन का दोस्त है। अगर उसे मेरे पैसे नहीं देने थे तो ना देता, कम से कम घर के बाहर तो आ जाता। अगर वह घर में नहीं था तो फिर घर के बाहर कौन आया था? खैर, कोई भी हो, लेकिन मुझे पता लगाना पड़ेगा कि आखिरकार क्या चल रहा है। जैसे ही हम अपने दोस्त हीरा लाल का नाम लेते तो ये आदमी क्रोधित क्यों हो जाता? कुछ तो गड़बड़ है, इसके पीछे का राज हमें पता लगाना ही पड़ेगा। राघव ने घर आकर दुखी मन से अपनी पत्नी सुलेखा को सारी बात बताई। फिर अगले दिन वह मकान मालिक अपने मुखिया के पास पहुंचा और बोला, मुखिया जी, एक व्यक्ति आया था। वह हीरा लाल के बारे में पूछ रहा था और वह कह रहा था कि वह हीरा लाल का दोस्त है। आप तो बोल रहे थे कि हीरा लाल का इस दुनिया में कोई नहीं है, तो तुमने उसे जाने क्यों दिया? तुम्हें इतना तो पता ही होना चाहिए कि डूबते को तिनके का सहारा होता है। अगर वह राजा के पास चला गया तो हम पकड़े जा सकते हैं। राजा हमें मृत्यु दंड देगा। तुमने उसको पकड़ा क्यों नहीं? तुम उसका पता पूछो। नहीं मुखिया जी, मैंने तो। बेवकूफ हो तुम। अपने आदमियों को बुलाओ और हर हाल में उसको ढूंढकर उसका वही हाल करो जो हीरा लाल का किया। इधर राघव बैठा बैठा उन दिनों के बारे में सोचता है जब हीरा लाल ने उसकी जान बचाई थी। देखो भगवान, मैं मुखिया के पास जा रहा हूँ। अगर मुझे आने में थोड़ी सी भी देरी हो तो तुम मेरा इंतजार नहीं करना, खाना खा के सो जाना। नहीं जी, आप जल्दी आ जाना, मैं आपका इंतज़ार करूँगी। क्यों राघव, आज बड़ी जल्दी रुपए लेकर आ गए? मैं रुपए तो नहीं लाया, लेकिन मुखिया जी आपको एक जरूरी बात बतानी थी। अब मैं तुम्हारी कोई बात सुनना नहीं चाहता। अब तुम अपना घर और खेत भूल जाओ। मुखिया जी, मैंने अपने एक दोस्त को पिछले साल 15,000 रुपए दिए थे। उसका नाम हीरा लाल है, और जब मैं आज उसके घर गया तो वह घर के बाहर नहीं निकला। एक दूसरा व्यक्ति निकला, बहुत ही विचित्र आदमी था। जैसे ही हम हीरा लाल के बारे में पूछते वो क्रोधित हो जाता। मुखिया जी, हमें तो इसके पीछे कुछ गड़बड़ लगता है। हमें ये बात राजा जी को बतानी चाहिए।
तो तुम हीरा लाल के दोस्त हो? इतना कहकर मुखिया ने राघव को मार डाला। इधर शाम को जब राघव घर नहीं आया तो राघव की पत्नी चिंतित हुई और राघव की खोज में मुखिया के घर की ओर निकल पड़ी। पकड़ लो इसे और इसे भी कहीं पहुंचा दो जहां इसके पति को पहुंचाया था। इस तरह मुखिया ने राघव की पत्नी को भी मरवा डाला। हीरालाल का इस दुनिया में कोई नहीं था, इसलिए वह अकेला ही रहता था। उसके घर और ज़मीन पर मुखिया की नज़र थी, इसलिए मुखिया ने हीरालाल को मरवाकर उसकी सारी संपत्ति हड़प ली थी। हीरालाल का जन्म एक बैल के रूप में हुआ और राघव ब्राह्मण बना। बैल ब्राह्मण से बोला, तुम सब कुछ भूल गए हो, लेकिन मुझे आज भी याद है। मैं तुम्हारा दोस्त हीरालाल हूँ और तुम मेरे दोस्त राघव हो और वो सेठ उसी मुखिया का बेटा है। मेरे दोस्त, मैं कुछ भी नहीं भूला। मुझे आज भी सब याद आ रहा। मनुष्यों के कंकाल निकले। यह देखकर राजा ने तुरंत अपने सिपाहियों को आदेश दिया, जाओ, उस दुष्ट मुखिया को पकड़ कर लाओ और उसे दरबार में पेश करो। तुमने जाने कितने मासूम लोगों की हत्याएं की हैं, इसलिए तुम्हें केवल मृत्यु दंड ही दिया जाएगा और इस मुखिया की संपत्ति को गरीबों में बांट दिया जाए। और हाँ, उस पंडित को सम्मान सहित मेरे सामने उपस्थित करो। सैनिक ब्राह्मण को लेकर आते हैं। हे ब्राह्मण देवता, हमें क्षमा करें, हमसे गलती हो गई, इसीलिए अब हम आपको उपहार के रूप में कुछ धन देना चाहते हैं, इसे स्वीकार करें। ब्राह्मण अमीर हो गया और बैल भी ब्राह्मण के साथ